हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, वूजेनेसिस क्या होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जब वूजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ बारे में देखा था कि मैच्योर ओवा का जो है कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है और स्ट्रक्चर ऑफ ओवा क्या होता है। तो जब हम यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ 4 पार्ट। दैट इज वन इज द हेड पार्ट, अनदर वन इज द नेक एंड अनदर वन इज द मिडिल पीस एंड अदर वन इज द टेल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, पहले बारी बारी से हम लोग हर एक चीज के बारे में। जैसे पहले हम लोग हेड के बारे में बात करते हैं। तो हेड का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हेड जो है बेसिकली इट इज अ ओवल शेप। पहला पॉइंट अगर बात करते हैं तो ओवल शेप होता है, ठीक। दूसरा पार्ट, दूसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर हेड का देख रहे हैं, इसमें जो है यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं गॉल्जी बॉडी का बना हुआ जो वेसाइकिल्स होती है, दैट इज कॉल्ड एक्रोजोमल वेसाइकिल। तो एक्रोजोमल वेसाइकिल्स कंटेन सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम which are this is called nucleus, which is responsible for acrosomal vesicle contain some hydrolytic enzyme which are help in the fertilization process। इसका जो एक्रोजोमल वेसिकल में जो एंजाइम होता है वो बेसिकली एंजाइम जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, या इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइडेज एंजाइम। इस एंजाइम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन में। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग अभी एक स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे और स्पर्म का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो वहाँ पे हम बहुत ब्रीफ में इसके बारे में देखेंगे, बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ना है। तो बाकी यहाँ पे जो दूसरा जो फंक्शन है एक्रोजोमल वेसिकल है, एक्रोजोमल वेसिकल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं एक जो है न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए बेसिकली डीएनए रैप विथ सम बेसिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्पर्म में जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए रैप विथ सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड प्रोटामीन, दैट इज प्रोटामीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक, तो जैसा कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है इसके हेड के पार्ट के बारे में रहा कि जो हेड है वो एक्रोजोमल वेसिकल रहता है कि एक्रोजोमल वेसिकल कंटेन सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और अगला हम लोग ने बात किया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। व्हाई न्यूक्लियस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव? Because in that stage that is not required for any type of a protein. So after fertilization DNA become transcriptionally active, then responsible for transcription of some necessary protein which are formed by the DNA. Okay, तो इसके बारे में जो है अब यहाँ पे जो इनएक्टिव की स्टेट, यहाँ पे जो स्टेज जो बनी है वो इसके जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको रिप्लेस करके एक प्रकार की प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटामीन। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, स्पर्म के डीएनए में कौन सी प्रोटीन जो है प्रेजेंट होती है, तो ये प्रोटामीन प्रोटीन होते हैं जो हिस्टोन की जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दूसरी चीज है नेक रीजन है। नेक रीजन स्मॉल रीजन होता है जो कि प्रेजेंट होता है हेड और टेल के बीच में। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, मिडिल पीस जो है ये इसमें मैसिव नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं।
जो माइट्रोकांडिया होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, माइट्रोकांडिया इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ अ सेल. ओके, सो माइट्रोकांडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ एटीपी. दिस एटीपी इज हेल्प इन movement of sperm and provide the energy for a movement of a sperm. ठीक. तो यहाँ पे जो माइट्रोकांडिया का फंक्शन है, माइट्रोकांडिया बेसिकली यहाँ पे एटीपी का, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माइट्रोकांडिया रहते हैं और एटीपी का जो है एटीपी देते हैं. और टेल जो है बेसिकली इसको जो है मोबिलिटी प्रोवाइड करता है. जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो है मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होता है. फ्लैजिलेटेड होता है. अब जैसा कि हम जब फर्टिलाइजेशन के जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है, केवल हेड पार्ट जो है वो केवल एग में इंटर करता है और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है बाहर रह जाता है. तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस वहाँ पे रहता है. और तो ये पूरा रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में. अब अगला हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्या. लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन का एग होता है, इसमें यॉर्क सेल बिल्कुल एब्सेंट होता है. तो यॉर्क के बेसिस पे जो है एग को क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप में. दैट इज माइक्रोलेसिथल, देयर आर प्रेजेंस ऑफ यॉर्क सैक इज वेरी लेस अमाउंट. मेसोलेसिथल, presence of yolk sac is more as compared to microlecythal. और लास्ट वन है मेगालेसिथल. मेगालेसिथल में यॉर्क सैक की अमाउंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है. यॉर्क सैक बेसिकली होता है क्या है कि जो यॉर्क सैक होता है, यॉर्क में बेसिकली प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसैकेराइड होता है. ये 3 चीजों का कंपोजिशन होता है जो यॉर्क सैक में प्रेजेंट होता है. आप पता है कि यॉर्क सैक जो है ये न्यूट्रिशन या फूड प्रोवाइडर, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में. ठीक. तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकुलर सेल है जिसको हम लोग कुमुलस लेयर बोलते हैं. कुमुलस लेयर जैसे कुमुलस लेयर हुआ, और यहाँ पे ये जो लेयर होती है इसको हम लोग जोना पेलिसिडा बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. कुमुलस लेयर जो है ये केवल बाहर से आउटर से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. बाकी जो दूसरी लेयर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जोना पेलिसिडा जस्ट प्रेजेंट बीनीथ द कुमुलस लेयर. जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा. जोना पेलिसिडा इट प्रोवाइड अ शेप एंड इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. At a receptor, Zona pellucida contains some type of receptor which are vary from species to species. जो जोना पेलिसिडा होता है यही डिसाइड करता है कि कौन सी स्पीसीज का स्पर्म सेम स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज करेगा. ठीक. इसके बारे में हम लोग फर्टिलाइजेशन में देखेंगे. और कोरोना रेडिएटा इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द जोना पेलिसिडा विच आर मेड अप ऑफ द 3 to 4 नंबर ऑफ लेयर. और जो कोरोना रेडिएटा के नीचे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एग मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एग मेम्ब्रेन या वो मेम्ब्रेन. एग मेम्ब्रेन कवर द ऑल इंटरसेलुलर कंटेंट. जैसे आप लोग इसके नीचे देख रहे हैं कार्टिकल ग्रेन्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन में. ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है. पॉलीस्पर्मी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए एक है तो एक को पर्टिकुलर एक ही स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है. कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि तो स्पर्म ऐसा तो है नहीं कि जो है किसी एक स्पर्म एक को फर्टिलाइज करने के लिए पर्टिकुलर एक ही स्पर्म जाए. ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है स्पर्म का सिक्रेशन होता है, स्पर्म जो है वहाँ पे पहुँचते हैं. तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक का जो फर्टिलाइजेशन होता है, किसी एक का फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलर एक स्पर्म से होता है, तो ये डिपेंड करता है, ये कोरोना कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर एक से जो है फर्टिलाइजेशन होना चाहिए.
कार्टिकल ग्रेन्यूल्स contain some amount of energy, some amount of hydrolytic enzyme, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक, तो ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस सब के बारे में हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे फर्टिलाइजेशन के केस में। और इनर साइड में आप लोग देख रहे हैं जैसे कि प्लाज्म है, और इसके बाद में जो है ओवम है। ओवम ऑफ न्यूक्लियस है। ओवम ऑफ न्यूक्लियस आप लोगों को मैंने बताया था कि जो गैमेटोजेनेसिस या वूजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और वूजेनेसिस होती है, वहाँ पे जो स्पर्म होता है ओवम बनता है, उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हाफ होता है, रेटिजियन होता है। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है 2n होता है, और इसमें जो है तब एक ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज डिप्लॉयड। ठीक, सो ये सब सारी चीजें जो है रही इसके बारे में, एक की स्ट्रक्चर की, ओवम की स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर हम लोग इसकी लेयर को क्लासिफाई करें, लेयर को अगर हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहले होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने में। और उसके बाद में फिर आता है अगला लेयर, क्यूमुलस आता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। फिर अगला लेयर आता है इसमें जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। फिर अगला लेयर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगला लेयर होता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और फिर इसके बाद में आता है एग मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग कहते हैं ओलियोमा। और अगला है इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक, तो ये सारी लेयर है इसमें। और कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ देता है, इन लेयर का जो है ऑर्डर पूछ देता है कि एग में कितनी लेयर होती है, तो हमें ये लेयर के बारे में पता होना चाहिए। और बाकी जो है इसमें जो फंक्शन है, जो चीज़ें हम लोग इसको फर्टिलाइजेशन में काफ़ी अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हमने बताया है, सारी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत ब्रीफ में हम लोगों को देखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जैसा कि हम लोगों ने अभी सब कुछ देखा है। तो आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वहाँ से 100% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो है अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे क्वेश्चन हर साल वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है।